हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट एसएसटी की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है और इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स आएंगी मैं उनको हाईलाइट करता हुआ चलूँगा। आप लोग उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको पता है, एनसीईआरटी आपको प्रत्येक बार एक कहानी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, अरविंद राजा बना। अरविंद की कहानी है छोटी सी। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए, ठीक है, पहले कागज़ में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उससे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। अब देखिए, आपको ऐसे राजा से कनेक्ट किया जा रहा है जो संगीत का जानकार होगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अब समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ पर एक अभिलेख है, इसकी रचना की बात कर रहा है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रशस्ति किस भाषा का शब्द है? तो प्रशस्ति जो है संस्कृत का शब्द और इसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र से सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व आपको और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। तो इसमें कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। प्रशंसा ही करता है इसमें, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश आपको पढ़वाया जाता है। समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग के भरने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये उनके एक योद्धा होने का प्रमाण भी आपको बता रहा है। ये आपको सिक्के पर दिखाया गया है कि वो संगीत प्रेमी था, संगीत भी गाता था। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि यह एक क्षेत्र हरे रंग का रंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मानचित्र 7 में। इन्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्तियों की जो नीतियाँ रही हैं उनका उल्लेख करते हुए आपको मिलते हैं। बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो जो आपको हरा रंग दिखेगा, समझते चलिएगा। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर्यावर्त के कितने शासकों को? तो 9 शासकों को उन्होंने हराया था। दक्षिणापथ के, ठीक है, 12 शासक थे। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। तीसरा है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उन्हें दरबार में उपस्थित आकर के हो जाया करते थे। चौथा है बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा
शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपने पुत्रों का विवाह भी किया था। अब ये देख रहे हैं ना, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको छोटा करता हूँ साइज। अब जो है आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अब प्यारे साथियों, आप लोग पीछे बताई गई जानकारी के हिसाब से इस पूरे मैप का आप जो है अध्ययन करिएगा। आपको सभी बिंदु यहाँ पर क्रमवाइज मिलेंगे। प्यारे साथियों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे की बात करते हैं विक्रम संवत। प्यारे साथियों, आइए विक्रम संवत की चर्चा हम आपसे करते हैं। क्या होता है विक्रम संवत, आइए देखते हैं विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत जो है वंशावलियाँ हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। दो काम करते हैं। जब इन्होंने शकों को परास्त किया था 58 ईसा पूर्व में, इन्होंने पहला तो एक शक संवत चलाया था और दूसरा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछे गए अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमारी देवी लक्ष्मीगढ़ की और पिता चंद्रगुप्त वंश के शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। अब आपसे पूछ लेगा कि इसमें जो चंद्रगुप्त महोदय हैं उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की थी कि उनके दादा और परदादा का भी महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व क्या हो गया था? बढ़ता गया था। आइए आगे चलते हैं। आगे समुद्रगुप्त के बारे में, उनके बाद के जो भी शासक हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भर गया था। इनमें कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में आपको मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र की तुलना हम आप सबको करते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। अब समझिएगा, बाणभट्ट ने क्या लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र की भाषा कैसी है? संस्कृत है। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेनश्वांग, जिनके दरबार मतलब जिसको पढ़ा था तुमने, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन अपने वृत्तांत में किया था। आगे कहा जाता है हर्ष के बारे में, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु होने पर थानेसर के राजा बने। तो हर्ष पहले कहाँ के राजा बने? थानेसर के। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। ये आपको मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में मिलेगा। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी बार सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य ने जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने इनको रोक दिया था। अब हमको पढ़ना है पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गोदावरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। ये आपको मैप में दिखेगा, आपको मैप देखना पड़ेगा बार बार, क्योंकि आपको पता है ना, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो मैप का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। क्या थी? ऐहोल थे। ये इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण भी करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था और जो समृद्धशाली नगर
थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो चालुक्य द्वितीय जो था, इसका पुलकेशिन द्वितीय सबसे क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था, इसका दरबारी कवि रविकीर्ति था। इसमें उनके पूर्वजों और उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि कहता है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाकर के शरण लेते। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोलों ने समाप्त कर दिया, जिसके बारे में आपको कक्षा 7 में पढ़ना है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले राजा की तरह इन राजाओं की भूमिका जो भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई सारे कदम आपको उठाने हुए दिखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंडायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हर्षेण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री के साथ एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। अब आपसे पूछेगा श्रेष्ठी किसे कहा जाता है? मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपियों के प्रधान जैसे लोग आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह की कुछ नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावी होती थी, पर समय के साथ इनमें कुछ व्यक्ति अपने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे और अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ राजा अपनी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजाओं को सैनिक सहायता देते थे। इन सेनानायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनको कुछ भूमि दान दी जाती थी और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना व अपने घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते। तो सामंत क्या होते थे? जो राजा द्वारा दी गई भूमि पर अपना कर वसूल करके अपनी सारी व्यवस्था टाइट रखा करते थे। दक्षिण भारत के राज्यों की सभाओं के बारे में जानते हैं, तो आइए इस सभाओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत की जो भी सभाएं हैं इनके बारे में जानकारी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय भाषाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। तो सभा किसका संगठन था? ब्राह्मण भूस्वामियों का, याद रखिएगा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। ठीक है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण। नगरम क्या है? नगरम जो है व्यापारियों का एक संगठन का नाम। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। चलिए आगे देखते हैं उस जमाने में आम लोग कैसे रहा करते थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। आओ उदाहरण से देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते दिखाए गए हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। अब अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है? कालिदास का है। क्या है? एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के जो दुर्व्यवहार है उसकी बात की। अब आपसे पूछ लेगा, ठीक है। ये छोटी सी कहानी आप पढ़ लीजिएगा, कहानी को मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद कहा जाता है चीनी तीर्थयात्री फाहेसियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया था जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्होंने शहरों के बाहर रहना पड़ता था और लिखते थे, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़े
को छूट करते थे। आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे कि छू जाने से किसी प्रकार का संपर्क होने से बचते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकाली राजा की सेना का जो बड़ी सेना था उसका सजीव चित्रण किया गया है। ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका अन्यत्र। तो आइए थोड़ा सा अन्यत्र के बारे में भी जानते हैं। अब जो है कह रहा है अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले लोगों ने बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जो मरुभूमि में स्वस्थ रहता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, उनके बाद सभी को समान माना। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है, ठीक है। अब ये कुरान का एक अंश दिया गया है जो आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सी मैं यहाँ आपको जानकारी है जो मैं बताता हूँ, ठीक है। लिखा अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नागरिक जो इस महाद्वीप के तटीय बस्तियों में पहले परिचित थे, अब उनके साथ नए भी जो लोग रहने लगे। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था, ऐसा मिलता है वर्णन। इसके बाद जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।